Hello friends, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel The Genius Foundation. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक रूल का जो बाकी पिछले पार्ट में जो छूट गया था, जिसमें हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल कवर करेंगे, उसके एक्सेप्शंस हैं उसको कवर करेंगे। साथ ही मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन देखेंगे अपन, और एग्जाम्पल सॉल्यूशंस बहुत सारे इसमें जो है मिसलर एंड टार्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड बायोऑर्गेनिक जो आपकी केमिस्ट्री है अजय कुमार की, उससे बहुत सारे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स पिक किए हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको क्वालिटी लेक्चर्स आपको सही टाइम पे मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल की। तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। दैट इज़ 16 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंटेन करके ये काफ़ी हाई स्टेबिलिटी एग्जिबिट करते हैं या हाई स्टेबिलिटी शो करते हैं, जो कि जनरली 18 इलेक्ट्रॉन में पाया जाना था। लेकिन एक तरह से बोला जाए तो ये एक एक्सेप्शन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का, जिसमें कौन फॉलो करता है ये रूल? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो है फॉलोड बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और अगर मैं बात करूँ कि किन जो मेटल्स हैं और किन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड फॉर D8 मेटल्स। किसके लिए? D8 मेटल्स। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि D8 मेटल जो होते हैं, दैट इज जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, उन मेटल्स में टेंडेंसी पाई जाती है कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब बनाएं तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करें। और जनरली अगर इसकी बात करें कि मेटल जिनका फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, तो इनका फॉर्मल ऑक्सीडेशन दो तरीके से शो किए गए। यहाँ पर देखिए 2+ वाले कुछ मेटल्स हैं और 1+ वाले कुछ मेटल्स हैं। तो 2+ वाले में कौन है? तो D8, जैसे कि निकिल को निका, ठीक है। तो D8 प्लैटिनम और पैलेडियम, तो ये वही है क्या? एक ही। मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको याद करने का तरीका बताया था कि अप टू डाउन इसको याद रखना है, नहीं पढ़ेगा पीटेगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2D8। अब बताओ, यहाँ पर ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपका जो है S2 ऑर्बिटल रिमूव, दैट इज D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रखते हैं। और कब रखेंगे ये? जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो जब निकिल वाला जो ग्रुप है आपका, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो ये जो है आपके 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं रोडियम और इरिडियम की, तो देखिए इसको, ये आपका RH+ और इरिडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रोडियम और इरिडियम है, ये जो है जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपका ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये किस सीरीज में आते हैं भाई? तो ये जो है निकिल के जस्ट सामने आपका पीछे वाला कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर। तो ये एक्चुअली S1 आप ये बोल सकते हैं इसको। चलो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। अगर सिंपली मैं अगर बात करूँ तो S2 और D7, अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। दैट इज अगर यहाँ पर S1 और D7, तो ये ऑलमोस्ट ये D8 अगर 8 इलेक्ट्रॉन की तरह कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, एक S में है और एक
साथ जो है आपके डी में है। तो उस कंडीशन में जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वो जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री इज मोर कॉमन फॉर सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देन द फर्स्ट रो कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर देखिए ये 3D सीरीज हो गया, ये 4D सीरीज हो गया और ये 5D सीरीज हो गया। तो आपको पता होगा जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ते जाती है। दैट इज़ ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो आपके 5D वाले में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हाई पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू 4D, और 4D में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू 3D। बट सेकेंड और थर्ड रोज वाले जो आपके जो दैट इज़ 4D और 5D वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, और वो भी आपके राइट साइड वाले जो आपके एलिमेंट हैं उनमें टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सम एग्जांपल्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर D8 कॉम्प्लेक्स दैट आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इज विल्किंसन कॉम्प्लेक्स, जीसस साल्ट एंड वस्का कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये आपका डिफरेंट टाइप का जो है आपका मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है उसको यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निकिल में आपका साइनाइड जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं न्यूट्रल एटम मेथड से इसको कैलकुलेट करूँ तो निकिल में जो है आपका निकिल D8, और जब D8 होगा तो 8 और 2 S का तो 10 इलेक्ट्रॉन, और आपके 4 साइनाइड हैं, एक साइनाइड में आपका टोटल कितना होता है भाई -1, तो -1 न्यूट्रल एटम मेथड में जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये हो गया। और कितना पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है 2, तो इसको 2 जोड़ दीजिए, तो 10 4 14 और 16, तो ये देखिए 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। प्लैटिनम देखिए यहाँ पर प्लैटिनम के साथ ये भी 10 इलेक्ट्रॉन आपका 10 आपका कोर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, 2 क्लोरीन माइनस का 2, और आपका जब नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा तो 2 दूनी 4, तो 10 2 12 और 4 16, तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल। रोडियम की अगर बात करें तो न्यूट्रल एटम मेथड से आपका रोडियम भैया देखिए यहाँ पर कौन से में है D9 वाले D7 वाले में, तो D7 और S2, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए रोडियम के, प्लस आपका क्लोरीन एक माइनस वाला है, तो क्लोरीन एक माइनस वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूट्रल एटम मेथड में। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा होगा वो पिछले लेक्चर में जाइए और न्यूट्रल एटम मेथड और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में किस लिगेंड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं उसको मैं डिस्कस किया हूँ। और यहाँ पर PPS3 3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड आपका 2 पर आपका लिगेंड 2 देता है, तो 3 दूनी 6, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इरिडियम की अगर बात करूँ तो इस इरिडियम वाले कॉम्प्लेक्स में आपका ये भी आपका इरिडियम कोबाल्ट वाले सीरीज को ही आपको रिप्रेजेंट करता है, तो 9 प्लस क्लोरीन का 1 10 और 2 PPS3 का 2 दूनी 4 और 1 CO का न्यूट्रल है इसलिए 2, तो आपका ये टोटल हो जाएगा 9 1 10 और 6 16। समझ आ रहा है क्या भाई? क्लियर है? चलिए और देखिए यहाँ पर जीसस साल्ट है, ये जो जीसस साल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें भी यही होगा क्या, प्लैटिनम में 10 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है 3 माइनस, तो आपका कितना होगा हो जाएगा 1 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 3, प्लस आपका एथीन जब न्यूट्रल फॉर्म में ईटा 2 में जुड़ा रहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन 2, और आपका कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है -1, तो -1 का 1 जोड़ दीजिए, तो 10 3 13 2 15 और 1 16, तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये क्वेश्चंस में आएंगे और पहले भी इनमें से क्वेश्चंस में आ चुके हैं। ये अच्छे बुक्स के एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो बहुत सारे
रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज में की लिए जाते हैं। आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हम इसका कैटालिसिस में क्या उपयोग है इसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की। इसमें देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे लिगेंड्स को कवर किया था कि उस लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल को, और जब हम न्यूट्रल एटम मेथड में बात करते हैं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन किसी लिगेंड के लिए लेते हैं जो मेटल को प्रोवाइड करता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बच गए थे, उन एग्जांपल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो ये अगर मैं बात करूँ तो एसाइल ग्रुप यहाँ पर देखिए ये मेटल से, ये जो आपका मेटल से जब COR ग्रुप जुड़ता है दैट इज एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो ये कार्बन में एक माइनस होगा क्या, और जब कार्बन में माइनस होगा तो वहाँ पर जितना आपका माइनस उतना ही न्यूट्रल एटम मेथड में उसकी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना लेना है आपका पर लिगेंड 2, तो यहाँ पर 2। एल्कोक्साइड की अगर बात करें OR की तो OR यहाँ पर 1, क्योंकि OR में एक माइनस होता है, इसको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 2। PR2 दैट इज ये PR3 नहीं है, PR3 जब रहता है तो फास्फोरस की वैलेंसी जो है कंप्लीट है अभी यहाँ पर, तो ये जो न्यूट्रल होगा तो दोनों ही मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन यहाँ पर PR2 है, PR2 मतलब एक R निकल गया है, तो यहाँ पर R फास्फोरस में एक माइनस है, और न्यूट्रल एटम मेथड में जितना माइनस उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग नंबर। लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो यहाँ भी 2 हो जाती है। थायोलेट की अगर बात करें तो एसआर यहाँ पर देखिए इसमें माइनस है, जैसे OR था वैसे ही एसआर है यहाँ पर माइनस, तो न्यूट्रल एटम मेथड में 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट में 2। CNR जो है आपका एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूँ डाईहाइड्रोजन, ये इम्पोर्टेंट है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डाईहाइड्रोजन जब इस फॉर्म में जुड़े तो देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल फॉर्म में जुड़ा है, ये H2 ही तो है, ये इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं डाईहाइड्रोजन। और जब H2 जब न्यूट्रल फॉर्म में जुड़े तो दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं N2 की, तो डाई नाइट्रोजन की अगर बात करें तो डाई नाइट्रोजन में ये भी तो आपका न्यूट्रल है, तो दोनों में आपका 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इसको तो पहले ही बात कर लिए, एल्किन जब जुड़ता है ईटा2 कंडीशन में तो दोनों ही कंडीशन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एल्काइन, तो एल्काइन देखिए यहाँ पर अभी ये जुड़ा, तो देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हमको तो ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये एज अ लिगेंड काम कर रहा है और एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बिन, तो कार्बिन को मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, यहाँ पर ये 2, लेकिन इसमें जो है आपका 2 माइनस होता है और एक आपका कार्बिन अलग, तो यहाँ पर तो 4 आपका जो है इलेक्ट्रॉन ये इस फॉर्म में डोनेट करेगा। और कार्बाइन और एल्काइलिडिन में आपका ये जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये जो है आपका सीधा C में 3 माइनस होता है, तो 3 माइनस के कारण इसमें 3, लेकिन इसका जस्ट डबल हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 दूनी 6। ईटा1 देखिए, अब यहाँ पर ईटा1, ईटा2, ईटा3 इन सब की बात करेंगे, तो ये एक एलाइल ग्रुप है। एलाइल ग्रुप जब यहाँ पर ईटा1 पोजीशन से जुड़ा हो, दैट इज यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो वो ईटा1 से जुड़ा है, तो न्यूट्रल एटम मेथड में 1, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। लेकिन जब यही एलाइल जो है ईटा3 से जुड़ जाए, दैट इज तीनों कार्बन इसके पोजीशंस, तीनों कार्बन के पोजीशंस इन्वॉल्व हो इस मेटल के साथ बॉन्डिंग में, तो उस कंडीशन में इसका जो है आपको डेंसिटी 3 हो जाएगी, डेंसिटी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 3 हो जाएगी।
लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में ये आपको 4 कंसीडर करना है। वैसे ही अगर साइक्लोपेंटाडाइनिल की बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइनिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेप्टिसिटी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है आपका ईटा 1 से जुड़ा है, और ईटा 1 से जुड़ा है दैट इज़ यहाँ पर ये -1 चार्ज से ही जुड़ा है, इसमें -1 चार्ज होता है, तो उसके कारण ये जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है आपका एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर ये -1 जो चार्ज था वहाँ पर से जुड़ता है ये, तो उस कंडीशन में 1 न्यूट्रल एटम मेथड में। लेकिन जब यही ईटा 3 ईटा 5 करेगा तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर यही साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग जो है अगर 3 कार्बन से यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ हो तो ये आपका इस कंडीशन में जब ये ईटा 3 हो तो न्यूट्रल एटम मेथड में इसको 3 काउंट करना है, लेकिन आपके ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर नोटिस कर रहे होंगे तो न्यूट्रल एटम मेथड में ये याद करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ईटा 5 की अगर बात करें तो ईटा 5 में जो है आपका मेटल पूरे कम्प्लीटली यहाँ पर 5 कार्बन से लोग से आपका सराउंडिंग से आपके कनेक्टेड है। तो ये जो आपका ईटा 5 कंडीशन में न्यूट्रल एटम मेथड में 5, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 6 लिया जाता है। यहाँ पर चार्ज देखो इसमें भी -1 है, इसमें भी -1, लेकिन इसमें यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड में आपको ध्यान ही देना है कि यहाँ पर चार्ज को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, बल्कि कितने हेप्टिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम मेथड में कंसीडर किया जा रहा है। 1,3-ब्यूटाडाइन जब दोनों ही तरफ से जुड़ा हो तो ईटा 4 कंडीशन से, तो दोनों ही कंडीशन में आपको 4 लिया जाता है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। जब ये साइक्लोब्यूटाडाइन होगा तो यहाँ पर ईटा 4 से जब जुड़ा रहेगा तो ये 4, लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया जाता है तो इसको बोलते हैं 6। क्यों? क्योंकि C4H4 यहाँ पर 2- होगा, तो उस कंडीशन में इसको 6 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा। लेकिन जब न्यूट्रल एटम मेथड में अगर ईटा 4 से जुड़ा हुआ है तो आपको 4 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। देखिए बेंजीन की अगर बात करूं तो ईटा 6 बेंजीन की, तो ये जो है हेप्टिसिटी आपकी क्या है, ईटा 6 है। तो दोनों ही मेथड में यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। और जब C3H7 दैट इज साइक्लोहेप्टाट्राइनिल के साथ अगर जुड़े ईटा 3 को कंडीशन में, तो ईटा 3 है इसलिए न्यूट्रल एटम मेथड में 3, लेकिन ये C7H7- होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन अब बढ़ाइए, अब इसमें 4। वैसे अगर ईटा 4 ये जो है आपका ये रिंग जो है आपका ईटा 4 से जुड़ता है तो इसमें 4, और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर इसमें भी 4 कंडीशन कंसीडर किया जाता है। ईटा 6 की अगर बात करें तो ये C7H8 में ईटा 6 हेप्टिसिटी अगर शो करता है तो दोनों में आपका 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। लेकिन अगर यही जो है कम्प्लीटली सभी में सराउंडेड हो तो ये ईटा 7 शो करेगा, और ईटा 7 शो करेगा तो न्यूट्रल एटम मेथड में 7। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब ये इस फॉर्म में होता है तो इसमें एरोमेटिसिटी के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है हाइड्राइड फॉर्म में, और यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ता है दैट इज C7H7+, तो आपका 7 से घट करके क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर 6। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कि कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, लेकिन उतना ही ईजी है आपका न्यूट्रल एटम मेथड। तो आप क्वेश्चन हमेशा न्यूट्रल एटम मेथड से ही सॉल्व करना, आपको समय बचेगा, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी करेक्ट आंसर चूज करने की। चलिए ईटा 8 की अगर बात करें तो ईटा 8 में ऑब्वियसली इसमें जो है आपका जब साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइनिल हो तो आपका ईटा 8 कंडीशन के कारण इसमें न्यूट्रल एटम मेथड में 8, लेकिन ईटा 8 जब कंडीशन होता है तो C8H8 के साथ 2- होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। ईटा 6 जब ये शो करे तो ईटा 6 चूँकि 2- है इसलिए 2 आप उसको बढ़ा दीजिए, ये आपका 8 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। ईटा 4 साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन, यही जब ईटा 4 में आपका जुड़े तो 4 आपका न्यूट्रल एटम मेथड में 2- होने के कारण आप ये 2 एक्स्ट्रा कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। ईटा 3 साइक्लोप्रोपाइनिल जो रिंग होता है आपका जब ईटा 3 से जुड़े तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मेथड में,
लेकिन आपको ध्यान ही देना है कि C3H3 में आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एरोमेटिसिटी के कारण पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको एक याद रखिए, दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि न्यूट्रल एटम मेथड वाले जितने भी आपके लिगेंड हैं उस न्यूट्रल एटम मेथड में कितने आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको आप याद रखेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड की। ब्रिजिंग लिगेंड की दैट इज ब्रिजिंग लिगेंड अगर है तो ब्रिजिंग लिगेंड दैट इज जब दो मेटल या डिफरेंट दो से अधिक मेटल्स को जब कोई लिगेंड एज अ ब्रिज कनेक्ट करता है, दो मेटल के बीच ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, दोनों को आपका जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस कंडीशन में हम न्यूट्रल एटम मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोनिल की। तो कार्बोनिल यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बोनिल जो है आपका होता है CO, और CO जब कार्बोनिल जो है आपका दो मेटल से जब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह जुड़ा रहता है तो दोनों ही कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये, तो इसको आप बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के 2 मेटल को एज अ ब्रिजिंग लिगेंड एज अ ब्रिज की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में माइनस तो है, एक हैलाइड में माइनस होता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर भी होता है। तो लोन पेयर होता है तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि जब ये 2 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो न्यूट्रल एटम मेथड में एक माइनस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया जो एक मेटल से जुड़ गया, लेकिन जब दूसरे मेटल की तरफ जुड़ने के लिए जाएगा तो इसके पास किसका डोनेशन करेगा, ये तो इसके पास लोन पेयर है, और अब तो ये माइनस वालों को इसके साथ डोनेट कर चुका, दैट इज बॉन्ड बना चुका, तो अब इसके पास न्यूट्रल हो गए। तो जब न्यूट्रल होता है तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है हमको न्यूट्रल एटम मेथड में, तो एक और 2 3, तो यहाँ पर टोटल हाइलाइट जो है आपका जब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड में आपको काउंट करने हैं। लेकिन अगर यही देखो 3 मेटल से जुड़ा रहता तो फिर दूसरा वाला लोन पेयर इसके साथ यूज होता, तो 5 आपका जो है आपको क्या बोलते हैं उसको 5 इलेक्ट्रॉन इसको आपको काउंट करना रहता। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में एक तो न्यूट्रल एटम न्यूट्रल आपका जो लोन पेयर है उसका 2 और आपका एक माइनस के कारण जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 2, तो 2 और 2 4। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में आपका एक साइड से 2 इलेक्ट्रॉन आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 तरह से जुड़ा, इसलिए यहाँ पर 4। वैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में हाइड्राइड फॉर्म में ये जो है आपका माइनस फॉर्म में होता है, तो एक माइनस होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये 2 मेटल से जुड़ा रहेगा तो हाइड्राइड में यहाँ पर जो है आपका और लोन पेयर नहीं होता, इसलिए जो है एक ही इलेक्ट्रॉन मिल करके दोनों मेटल के साथ जुड़ता है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि न्यूट्रल एटम मेथड जब होगा तो हाइड्रोजन जब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा न्यूट्रल एटम मेथड में 1, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 2। एल्काइल जब ग्रुप आपका जुड़ेगा तो आपका Cr3, तो Cr3 को जब ये एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो न्यूट्रल एटम मेथड में आपको काउंट करना है 2, और इसमें भी आपको काउंट करना है 2। जब एल्काइलिन की बात आए तो एल्काइलिन जब दोनों तरफ से यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड जब इंक्लूड हो यहाँ पर बॉन्डिंग में, तो ये जब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है तो एक पाई बॉन्ड एक मेटल के साथ और दूसरा पाई बॉन्ड दूसरे मेटल के साथ, दैट इज दोनों ही कंडीशन में आपको 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। एमाइड की अगर बात करें तो Nr2, तो Nr2 जस्ट लाइक हाइड्रोजन, Nr2 में एक माइनस होता है, तो एक माइनस से तो इधर जुड़ गया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल लोन पेयर जब इधर से जुड़ेगा तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक और 2 3, तो ये आपका इधर इसमें 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट में 4। वैसे Pr2 में भी ये माइनस होगा, Pr2 में माइनस, तो आपका एक माइनस का 1 और दूसरा न्यूट्रल का 2, 3 इलेक्ट्रॉन आपके न्यूट्रल एटम मेथड में और 4 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। तो ये थे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की किस कंडीशन में कौन सा लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की
कि कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में और न्यूट्रल एटम मेथड में कैसे उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर देंगे कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, कि और भी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चंस को देख करके खुद से आप एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप अपने से खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और उसको फिर मैच करना कि क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, मिसलर एंड टार के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर ऐसे ही बुक से सीधे आपको पिक किए जाते हैं। क्वेश्चंस अगर आप बुक्स के सॉल्व करते हैं तो आपके जो यही क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होने के क्वेश्चन पेपर में चांसेस 100% होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके पिक होते हैं। अब इतने सारे बुक्स हो गए हैं कि आपके कौन से बुक्स से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अच्छे बुक्स हैं आप अगर उनको स्टडी करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज़ पिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं मिसलर एंड टार से यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का। इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से कैलकुलेट ना करके मैं न्यूट्रल एटम मेथड को प्रीफर करूँगा, क्योंकि इससे आसानी से आपका क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो एक बार मैं रफली देखिए इसको खुद से यहाँ पर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर आपके बगल में मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आप मैच कर सकते हैं। तो मैग्नीज के लिए तो ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन D5 होता है, तो D5 और एस का 2 तो 7, तो 7 ये हो गया। क्लोरीन में माइनस होता है इसलिए इसमें 1, ठीक है। और आपका CO5 और CO5 और एक कार्बोनिल का कितना होता है भाई, 2 और 5 का 10, तो 5 दूनी 10, तो ये 18 हो गए क्या, बिल्कुल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। जब फेरोसिन की बात आएगी तो फेरोसिन की बताइए, आयरन D6S2 कितना इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 बोलता हूँ, सॉरी 8 ना, D6 और S2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। और आपका ईटा 5 जब होता है तो 5 होता है, और यहाँ पर 2 ईटा 5 है तो 5 दूनी 10। समझ आया क्या? तो मैं रफली यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, क्लियर है। और आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों मेथड से, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिखाए हैं और दोनों मेथड के सॉल्यूशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी जाता है जिससे आप सॉल्व करें, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूट्रल है तो क्लोरीन में माइनस है, तो यहाँ पर मैग्नीज में प्लस होगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स अभी क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये कार्बोनिल तो न्यूट्रल है। तो जब मैग्नीज में प्लस होगा तो यहाँ पर कितना होता है D5S2, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन माइनस है तो माइनस तो है, लेकिन इसमें तो पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 5 कार्बोनिल, एक कार्बोनिल का 2, तो 5 दूनी 10, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रल एटम मेथड की, तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ मैग्नीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, D5 और S2। क्लोरीन माइनस फॉर्म में होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और 5 कार्बोनिल न्यूट्रल का 2, तो 5 दूनी 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसको रिहीनियम वाले कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें ध्यान दीजिए न्यूट्रल एटम मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो रिहीनियम जो है मैग्नीज वाले ग्रुप का मेंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है। 5 कार्बोनिल का न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5 दूनी 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। PF3 ये भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको घटाना है, तो यहाँ पर ये 10 था 17 और 2 19, 1 घटा दीजिए तो 18। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम मेथड। न्यूट्रल एटम मेथड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप न्यूट्रल एटम मेथड से सॉल्व करना आपका क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम D2S2,
तो ये इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, D2S2। तो मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आपको कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं मेटल के लिए, उसको कैसे याद करने हैं, उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, वो सब मैं पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो उसको आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बोनिल का 12 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस चार्ज है इसलिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स अजय कुमार से लिए गए हैं। अजय कुमार का जो बायो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का जो बुक है उससे मैंने ये एग्जांपल्स पिक किए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज का कितना होता है भाई, अभी तो इसी के कॉम्प्लेक्स देख रहे थे ज़्यादातर 7, और आपका प्लस कार्बोनिल का 2 और 5 दूनी 10। यहाँ पर हाइड्रोजन जब हाइड्राइड फॉर्म में जुड़ा रहता है तो -1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18। इसको तो अभी पिछले मैं उसमें स्लाइड में और डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो गया है। तो देखिए ये लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल से मैं न्यूट्रल एटम मेथड से सॉल्व किया था। ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, इसको तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आपको फेरोसिन भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ये CH3MnCO5 ये अच्छे इम्पॉर्टेंट आपको कॉम्प्लेक्स है। ये जो है आपके डिफरेंट टाइप के, जब आप हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखता है। यहाँ पर मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊँगा तो ये आपको आसानी से दिखेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें। तो CH3 में तो माइनस होगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में 7, ठीक है, और कार्बोनिल का 5 दूनी 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए इसमें भी ये आपका क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं फिर से और कुछ एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, खुद से करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए एनो किस तरह से लिया गया है, एनो बेंट है कि लिनियर है। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये ईटा1 है, तो ईटा1 से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। आपका ये जो आपका ईटा3 है तो ईटा3 से 3 इलेक्ट्रॉन, और ये भी ईटा3 है तो ईटा3 से 3 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए ईटा3 वाले कितने हैं, 6 आपका क्या है आपका दो आपके ईटा3 वाले हैं, तो 2 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। आपका ईटा5 वाला कितना है, ओके अच्छा इसको ईटा5 लिया है, ये आपको दिखाया थोड़ा सा गलत है, ये ऐसे ये एक्चुअली ईटा5 लिया है, तो ईटा5 लिया है तो 5 इलेक्ट्रॉन। और एनो जो है देखिए एनो जो है ना माइनस फॉर्म में है, दैट इज बेंट फॉर्म में है, और एनो को ये क्या लिया है बेंट लिया है, और बेंट लिया है तो यहाँ पर -1 होता है बेंट फॉर्म में, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिब्डेनम तो आपका D4S2 रखता है, और जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो D5S1 हो जाता है। ये एक्सेप्शनल थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है। तो ये हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इनके वैलेंस शेल में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 6 12 12 और 6 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर बात करें इसकी तो देखिए यहाँ पर एनो बेंट के साथ लिनियर भी है, तो यहाँ पर देखिए ये ईटा5 से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ईटा1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बता देगा कि कौन से ईटा5 से जुड़ा है कि ईटा1 से जुड़ा है। तो देखिए इसमें मॉलिब्डेनम से तो 6 इलेक्ट्रॉन, ईटा5 से 5 इलेक्ट्रॉन, ईटा3 से 3 इलेक्ट्रॉन, ये ईटा3 है, ईटा3 से 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ईटा5 से 5 इलेक्ट्रॉन मिला है। और जब एनो बेंट होगा, एनो बेंट, ये बेंट दिख रहा है आपको, तो बेंट एनो में माइनस होता है बेंट वाले में, तो माइनस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एनो लीनियर होता है, दैट इज एनो जब पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो एनो लीनियर होता है, और एनो लीनियर होता है तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। वैसे ही और कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, तो रुथेनियम यहाँ पर ईटा3 से 3, PPS3 न्यूट्रल है तो 2, यहाँ से भी ये भी न्यूट्रल है 2, ये भी न्यूट्रल है 2, 1 माइनस। रुथेनियम किस में आता है भाई D6S2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 2 12 2 14 14 3 17, और 17 से 1 आप घटाएंगे
तो 16 दैट इज, ध्यान दीजिए ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्या, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल ना फॉलो करके 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। आप आसानी से सॉल्व कर भी दिए। वैसे ही टाइटेनियम की अगर बात करें तो टाइटेनियम आपका 4, तो ये टाइटेनियम का हो गया D2 और S2 वाला, और ये जो है आपका ईटा 5 वाले, ईटा 5 ये क्या है आपके 2 ईटा 5 वाले हैं, ईटा 5 वाले, तो 2 ईटा 5 से तो 5 5 10, और आपके ये जो ईटा 1 से जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये रिंग ऐसे नहीं दिखाया, दैट इज अब यहाँ पर ये ईटा 1 है, तो ईटा 1 से जब जुड़े होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके ईटा 1 वाले, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस के कारण आपके ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं इतने एग्जांपल्स के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स की, जो कि एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर करते हैं 18 और 16 इलेक्ट्रॉन रूल के, क्योंकि CSIR नेट और गेट में अभी इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन से आपके एक्सेप्शनल एग्जांपल्स ही पूछे जा रहे हैं, जिसको हम गलत कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस अब ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और एक्सेप्शंस लोग जनरली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के गए रहते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते। तो देखते हैं, देयर आर मैनी कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट फॉलो 18 और 16 इलेक्ट्रॉन रूल बट आर स्टेबल। ये रूल 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन दोनों ही फॉलो नहीं करते, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, आप ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हो ना 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप एग्जिस्ट कर रहे हो, दैट इज स्टेबल हो। कॉमन फॉर ट्रांजिशन मेटल विच लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है, दैट इज स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम के नीचे ऊपर नीचे जो लेफ्ट साइड है, वो आपके जो है इस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। और इसका रीजन क्या है, हियर द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर प्रिवेंट द इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर और टू परमिट डाइमराइजेशन। ये जो आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को और बढ़ने नहीं देता या डाइमराइजेशन होने से रोक देता है। तो आपका फैक्टर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर। To attain 18 electron, they may require to more ligand or dimerization, which can be sterically impossible, and 18 and 16 rule are violated. अब उसको 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको और लिगेंड चाहिए रहते हैं, या फिर ये खुद से डाइमराइज करेगा, लेकिन इसके जो स्टेरिकली जो आपका इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो इसको अलाउ नहीं करता, इसलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बट ये स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए TA, ये जो आपका लेफ्ट साइड आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ला हफ्ता वर्ना रे, ठीक है, तो आपका ये जो है 5D सीरीज का मेंबर है, ये जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ये जो है आपका इस रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये जो है आपका किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो T जरा हाफ टाइटेनियम वाला हो गया, उसके बाद वे नवाब थे, या फिर ये देखिए ला हफ्ता वर्ना रे, ठीक है, तो ये वेनेडियम है ना, तो यहाँ पर तो स्केडियम होता है, यहाँ पर टाइटेनियम होता है, तो T यहाँ पर जिरकोनियम, T जरा हाफ और वे नवाब थे, तो ये आपका जनरली ये जो है 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रखता है, तो टाइटेनियम का हो जाएगा 5, टर्सरी ब्यूटाइल आपका ये हो जाएगा, और ये आपका इधर से कार्बिन है तो 2, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल जो है आपका क्या होता है, ये यही होता है टर्सरी ब्यूटाइल, तो इसमें 1 माइनस है तो 3 माइनस ले लेते हैं इसका, तो 5 3 8 और 2 10, क्लियर है। तो देखो ये जो है आपका इतने ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल देखो यहाँ पर खुद ये इस फॉर्म में रहता है टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल काफ़ी ये जो है आपका बल्की ग्रुप है और काफ़ी स्पेस स्टेरिकली ये ऑक्यूपाई करता है, तो ये इतने में ही खुश हो जाता है और बाकी लिगेंड्स को और आने नहीं देता, स्टेरिकली ये जो है इसको रोक देता है।
वैसे अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर टाइटेनियम कितना होगा भाई, 4 टाइटेनियम का, 3 क्लोरीन का 3 माइनस के कारण और 1 मिथाइल का 1 माइनस के कारण, तो 4 + 4 = 8। तो ये 18 न करके सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंटेन कर रहा है, फिर भी ये स्टेबल होता है। वैसे ही एन बी की अगर बात करें तो एन बी जो है यहाँ पर वे नवाब थे, दैट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन एन बी का। एम ई में आपका -1 होता है, तो 2 - 1 का 2, और आपका जो है आपका क्लोरीन का आपका कितना होता है 1 माइनस, तो 3 माइनस होगा तो 3, तो यहाँ पर 5 3 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन रख करके ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये टंगस्टन का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें टंगस्टन जो है 6 इलेक्ट्रॉन और 1 मिथाइल का 1 माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 6 दैट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वैसे ही प्लेटिनम का ये जो है आपका वो 14 इलेक्ट्रॉन रख करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे होगे आप, इसमें जो है आपका बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर ये जो है आपके बल्कि ग्रुप स्टेरिकली या इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहा है कि ये जो है आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो ना करते हुए भी ये काफ़ी स्टेबल है। ये जो आपका एक एग्जांपल है 17 इलेक्ट्रॉन का, ये जो है आपका क्रोमियम का आपका D4, ठीक है, तो D4 और H2, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 5 इसके हो गए, और आपका कार्बोनिल का 2 दूनी 4 हो गया, फास्फोरस वही फास्फिन का आपका 2 हो गया, तो 6 4 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन भी फॉलो करता है। ये जो आपका द लेटर एग्जांपल है जो 70 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ द रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस when bulky group PPS3 ligand is replaced by compact CO ligand, a dimer is obtained in the solid state in a solution that is यहाँ पर ये जब PPS3 को इसी कॉम्प्लेक्स में PPS3 को आप कार्बोनिल से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इस बल्की ग्रुप के रिप्लेस होने के कारण ये जो है आपका डाइमर बना लेता है, इसको डाइमर बना लेता है, दैट इज़ ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चालू कर देता है। तो वो कंडीशन क्या होता है सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन में। क्लियर है भाई। तो देखिए इस तरह से हिस्टेरिकली आपका जो फैक्टर काम करता है। ये PPS3 पहले 17 से 18 होने नहीं दे रहा था, लेकिन PPS3 को आप कार्बोनिल से रिप्लेस करके देखिए, फिर वो जो है आसानी से 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? वो जब वो उसको डाइमराइजेशन कर लेता है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इसको आपको याद रखना ही है कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल गिने चुने हैं जो आपके 18 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन रूल को वायलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।